अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। प्रोग्राम में सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इसराइल के खिलाफ शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। आज अवाम ने लाहौर और कराची में अमरीकी कौंसल खाने की जानिब मार्च किया। रैली के शुरका और पुलिस के दरमियान माई कोलाची रोड पर झड़प भी कराची में देखने में आई और मुश्तइल हुजूम की जानिब से पथराव, जवाब में पुलिस की जानिब से टीयर गैस शेल किया गया, टीयर गैस फायर किए गए और शुरका को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा। इस तरह दोनों जानिब से पथराव और शेलिंग का सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा। इस दौरान रेंजर्स की इजाफी नफरी को भी तलब कर लिया गया। तो ये एक सेंटिमेंट इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में बिलखुसूस इस्लामी ब्लॉक जो है उसमें अमेरिका के ख़िलाफ़, इजराइल के ख़िलाफ़ इस वक्त देखा जा रहा है। अब आते हैं आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ और हम ये IPPs जो कि इस वक्त बाकायदा अगर कहें कि वो जो उर्दू में कहते हैं कि लोहे के चने चबवाना या फिर नाक से लकीरें खिंचवाना, खुद यही इस वक्त सूरत हाल है कि हुकूमत किसी तरीके से राज़ी करना चाह रही है कि जनाब उनके मुआहदे जो हैं उनको ज़रा देखा जाए कि उसमें ऐसी क्या ये वन साइडेड एग्रीमेंट क्यों है। उसके ऊपर तो अपडेट्स यही हैं कि शायद वो एक ऐसी चीज़ है कि जिस तक हमारी पार्लियामेंट को भी मेरे ख्याल में उस तक दस्तरस नहीं है, सेनेट को भी नहीं है। तो सुहेल वजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक वफाकी वज़ीर और बहुत ज़्यादा फोकस है इनका एनर्जी सेक्टर के ऊपर। तो सुहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये ऐसा एग्रीमेंट हमने क्या कर लिया है कि जनाब पार्लियामेंट, सेनेट हम किसी को नहीं दिखा सकते? मतलब ये नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला है? जो मैंने सुना और मैं हैरान रह गया, सेनेट के एक मेंबर ने मुझे बताया कि जब उनकी कमेटी ने सेक्रेटरी पावर से कहा कि ये भाई एग्रीमेंट हमें एक कोई दे दें ताकि हम देख लें कि क्या मसले मसाइल हैं इसमें, एंड वी विल फाइंड अ सोल्यूशन इन सेनेट, जो कि सबसे बाला अवान है इस मुल्क का। तो उसने कहा नहीं, मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि अगर ये दे दिया तो सब कुछ आगे पीछे हो जाएगा। आगे पीछे हो जाएगा सब? ज़ाहिर है यही अल्फाज, एग्जैक्ट अल्फाज तो मुझे नहीं पता, लेकिन आगे पीछे से मतलब सब हिल जाएगा। नहीं तो पर वो क्या वो सेनेटर भी पीछे हट गए? मतलब हाँ, हट गए ना, नहीं मांगा ना उन्होंने, चुप करके बैठ गए। अब इसकी तमाम कहानी तो मैं आपको राम सुना चुका हूँ कि जुलेखा मर्द थी या औरत, ये तो आपको खुद नहीं, कुछ आपने मुझे जो है वो ऑफ दी रिकॉर्ड सुनाया, कुछ ऑन दी रिकॉर्ड भी सुनाया। ओके, वो पिछले प्रोग्राम वो मैं सारे सुना देता हूँ। आप ऑन दी रिकॉर्ड बहुत सारी और चीज़ें ले आता हूँ। अब देखिए, जब हमारे आर्मी चीफ साहब ने, इज़्ज़त माबाद आर्मी चीफ साहब ने कल 2 मीटिंगें की बिजनेसमैन से, उसमें भी ये सबसे बड़ा ज़िक्र यही IPP का रहा। ठीक है, इसी की वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही। उन्होंने और भी बहुत सारे मैक्रो फिगर्स दिए, बिल्कुल सही दिए, आगे बेहतरी दिखाई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर एक आदमी, जो मैंने सुनाई बातें, जो मेरे दोस्त वहाँ थे, मैं तो नहीं था, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि जब एक आदमी ये कुछ कर सकता है तो बाकी सब क्यों कर रहे हैं। मतलब सवाल उनका शायद ये था कि बाकी पूरा पाकिस्तान क्या कर रहा है कि मैंने ये सारी चीज़ें खुद अकेले अचीव कर ली हैं, इतने सारे मैक्रो इंडिकेटर्स जो पॉजिटिव हैं, जो उन्होंने सारा बताया गया, जो आपने भी रिपोर्ट किया, बाकियों ने भी रिपोर्ट की। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मेरे ख्याल से %% पे हाँ, वो मैं कह रहा हूँ मैक्रो है ना सर। कैसे हुए ये किसी को नहीं पता, जाहिर है ये तो नहीं बता सकते इतनी सी देर में। वो करने तो बिजनेसमैन ने थे। अब बिजनेसमैन तो आदी हो गए ये रेंट सीकिंग के, तो जिन लोगों के सामने बैठ के बात की वही तो सारी बीमारी का जड़ है। ये IPP भी उन्हीं के, उनमें IPP वाले भी थे बाय द वे। आप तो एक सबको ही लपेट रहे हैं। सबको नहीं लपेट रहे। देखिए बिजनेस कम्युनिटी को लपेट रहे हैं। हमारा बिजनेस कम्युनिटी को नहीं लपेट रहा। 52-53% तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की IPPs है ना? नहीं है सर। कितनी है, कितनी % पे? छोड़ें सर, परसेंटेज पे क्या फ़ायदा बात करने का। ये परसेंटेज रोज़ बदल जाती है, कभी 7 हो जाती है, कभी 52 हो जाती है, कभी 50 हो जाती है। जितने मुंह उतनी बातें। बात ये कि प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम बिल्कुल है। तो हम इसके नीटी गिट्टी में क्यों जाए, हम प्रॉब्लम को ये पॉलिटिकल एलीट की भी नहीं है IPPs? सबकी हैं, एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसकी नहीं है। अच्छा। और कल अब कुछ चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि ये जो इस वक्त अरेंजमेंट है ना, जो हुकूमत चल रही है, ये हिल जाए अगर इसकी ये कॉन्ट्रैक्ट खुल जाए।
क्यों इसमें चलें, ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट की मैं अब आपको कॉन्ट्रैक्ट की वजह बता दूं क्यों नहीं दिए जाते। इस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी क्लॉजेज ऐसी हैं जो आईपीपी ने पूरी नहीं की। जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं वॉलंटरीली पैसे कम कर देते हैं। Okay. आप कब कहते एक आदमी तो किया ना अभी। नहीं क्यों कब करते हैं आप? जब आप फंस रहे होते हैं, जब आपको डर होता है यार अगर खुल गया तो पंडोरा बॉक्स खुलेगा, पीछे से पैसे लाने पड़ेंगे, इतना करप्शन है तो एग्रीमेंट ही कैंसिल हो जाए। इसमें से 42 या पता नहीं एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं रहती। दैट्स अ प्लस पॉइंट ना, करें एग्रीमेंट कैंसिल, निकालें सबको, क्योंकि तो एग्रीमेंट दिखाएगा तो कैंसिल हो, एक का अलग अलग एग्रीमेंट है ना। तो हुकूमत मतलब हुकूमत को नहीं मिल सकता ये एग्रीमेंट? तो सेनेट ने तो ऑफिशियली मांगा था, तो फरिश्तों ने किया ये एग्रीमेंट आके, भाई कोई तो है। नहीं किया होगा, मुझे क्या पता। चीफ जस्टिस तो कह सकते हैं कि भाई लाओ नहीं बंगार। मैंने तो आपके प्रोग्राम में 2 आदमियों से रिक्वेस्ट की थी कि भाई ये पब्लिक कर दें, हम ठीक कर देंगे। एक चीफ जस्टिस से आपके प्रोग्राम में की थी, आप चला दें वो क्लिप, सो मोटो एक्शन लें चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जरा डंडा वंडा करवा के सही करके दिलवा दें हमें। हम उसे सही करके बता, अगर वो जायज हैं तो हम बता देंगे ये जायज है। देखिए अगर कोई कह रहा है वॉलंटरीली कि हम रेट कम कर देते हैं व्हाटएवर, तो जरूर आपने कहा कि कुछ है। नहीं क्यों कर देते हैं साहब, आपने पहले क्यों नहीं किया, आज क्यों कर लेते हैं वॉलंटरीली? और बाकी क्यों नहीं कर रहे? नहीं क्यों कर लेते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है वॉलंटरी करना, हमें किसी से भीख लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें किसी की उसकी अगर उनका जायज हक है तो लें। मैं कब कह रहा हूं कि नहीं लें, इससे ज्यादा लें। आपने एक दफा प्रोग्राम में कहा था कि अगर, और इससे पहले मेरे ख्याल से ये तो कैंसिल हो जाएंगे, रिवाइज भी हुआ था, सिर्फ करप्शन का एलिमेंट नहीं, गलत बढ़ा दिया था, उसमें और चीजें बढ़ा दी थी। अच्छा, करप्शन एलिमेंट जो है वो एस्टैब्लिश हो जाए तो आप उसको एक मिनट में खत्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, करें नहीं करें, आप भाग जाएं वो अलग बात है, उस पर सजा अलग है, ये अलग है। इसलिए उन्होंने कहा भैया पंडोरा बॉक्स खोल। आज जब 2 आदमियों ने शोर मचाना शुरू किया था आपके प्रोग्राम में, मैंने यहाँ बोला था देखिए कोई भी बात आपके प्रोग्राम के बाहर की मैं इस प्रोग्राम में नहीं करता, किसी और जगह की। जो आपके सामने बोल के गया वही बोला, ऑन एयर बोला था ये कि जो ये 2 शख्सियत शोर मचा रही हैं, एक तो मेरे साथ टीवी पे आ गई थी, बाद में उन्होंने मान लिया था कि सोहेल साहब सही कह रही हैं, एक नेपरा के एक्स चेयरमैन थे, उन्होंने भी मान लिया था। ये कहा और था तीसरे साहब जो साहब इस वक्त शोर मचा रहे हैं वो आगे चल के इन्हीं कंपनी और उन्होंने कहा कल हो गया, यही हुआ, यही कहा कि वॉलंटरी करेंगे, उन्होंने ही कहा, हो गई बात सही हो गई मेरी। मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कहा बार्गेनिंग। आप मीडिया के आदमी, आपको यही नहीं पता? मैं तो एक बात कह रहा हूं ना, आप जहां पे इतनी बचत कर रहे हैं। मैं नहीं बचत कर रहा, मैं तो साफ कह रहा हूं कि जिनका नाम कहा था, बार बार लेना अच्छा नहीं लगता किसी के नेम, लेकिन अगर उन्होंने कहा था तो जो मैंने कहा था वो भी हो गया, बस मैं ये कह रहा हूं। तो क्या अब उन्होंने सबका करवा दिया, सब कम करेंगे या वो तो एक करेगा तो फिर तो प्रेसिडेंस बन जाती है ना, सभी को मजबूरन करना पड़ेगा, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन क्यों कर रहा है, मैं तो नहीं कह रहा करो, ये सिर्फ 40 क्यों दिया जा रहा है? ये तो ऐसी एमनिस्टी दे दी आपने। हाँ। अच्छा, लोगों ने सुना कल एमनिस्टी भी मांगी है कि आप इन्वेस्टमेंट हमें लाना चाहते हैं, 5 एमनिस्टी हो चुकी, तो उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट आया क्या? कोई इन्वेस्टमेंट आया तो फिर आप कहते हैं बिजनेसमैन को आपने ऐसे ही लपेट रहे। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने आप को भी लपेट रहा हूँ, मैं भी तो बिजनेसमैन हूँ, आप भी बिजनेसमैन है एक तरीके से। भाई आपके टीवी में जो लोग हैं मालिकान है वो सब बिजनेसमैन ही ना। बिजनेस का मतलब होता है आप किसी तरीके से रोजी कमाएं, मैं भी रोजी कमाता हूँ, किसी तरीके से ही कमाता हूँ ना, हवा से तो नहीं आती, मनोसुलवा तो मेरे लिए नहीं उतरता ना। नहीं तो उस पे उनका क्या कहना था? तो उनका कहना था आप एक और एमनिस्टी दे दें। तो भाई जिस पे मैं नाराज होता हूँ उन बिजनेसमैनों पे जो इस किस्म की डिमांड करते हैं, बजाय इसके कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, बजाय इसके कि अपने राय दें। देखें चीफ साहब जो है ना, वो उनको आप इन चीज़ों का माइक्रो का तो नहीं पता ना, मैक्रो का पता है। माइक्रो का हमें जैसे उसका नहीं पता, फौज का स्ट्रेटेजी का कि कैसे चलती, इसीलिए उनको इस ड्रामेबाजी का पता नहीं होता। जो उनको जाके, जो उनके करीब होता है बिजनेसमैन, जो उन्हें जाके समझाता है, वो समझ लेते हैं, कहते सच सही बोल रहा होगा, क्रेडिबल। लेकिन जब आप मिसलीड किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे आप डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, वट एवर यू कहते हैं ना, एक डिस्टर्बन पैदा कर देते हैं मार्केट में कि एक अगर कोई चीज़ आपको तवज्जो हटानी तो उससे अलावा आपने कोई और धमाका कर दिया उधर दूसरी तरफ। चले एक छोटे सा ब्रेक विद योर परमिशन। नाज़रीन, सोहेल वजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। सोहेल वजाद साहब, बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि जनाब एक और एमनेस्टी दी जाए, वरना मैंने सुना है, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं उसमें नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बताया। ओके, ये दो बातें चले, अगर ये समझ बात है तो पाकिस्तान में जब जब एमनेस्टी आई, हमेशा मतलब पहले एफबीआर लेकर आता था टैक्स अपने रेवेन्यू बेस और आपके टैक्स बढ़ाने के लिए, लेकिन होता क्या था, ब्लैक मनी वाइट होती है हमेशा। मुझे ये बताइए, फिर वो ब्लैक हो जाती, जो वाइट होती फिर ब्लैक हो जाती। मेरा कहने का मकसद है कि मुझे सिर्फ इतना बताया जाए कि मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर रहा हूँ, मुल्क के लिए कर्जा उतारने के। हम मुबारकबाद देते कर्जा लेने पे कि कर्जा मंजूर हो गया। यार कोई भी आदमी आपको मुबारकबाद दे के आप मकरूज हो गए हैं, मेरी समझ से बात है सर, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम रॉन्गली प्लेस्ड और मेरा दिमाग ख़राब हो गया, आप कह सकते हैं, लेकिन यार कर्जा पे उसको मुबारकबाद दीजिए। हुकूमत मुबारकबाद कहती है कि मुबारक हो हमें कर्जा मिल गया। ये मुबारकबाद तो उस दिन होगी कि हमने सारा कर्जा अदा कर दिया। ये आएगा, मेरी आपकी जिंदगी में आएगा, आया ना आए, मैं तो एक आपको तरीका, मतलब एक अखलाकियात बता रहा हूँ। हमारी अखलाकियात यहाँ तक गिर गई कि हम मीडिया भी मुबारकबाद दे रही है कौम को कि मुबारक हो, कर्जा अप्रूव हो गया और बड़ी सख्त शरायत पे अप्रूव हुआ, आपके ऊपर एक और बम गिरने वाला है। अब बताइए इसकी कोई मुबारकबाद देता है कि बम फटने वाला है? आर्मी चीफ की क्या कमिटमेंट है? पूरी जो बिजनेस कम्युनिटी मिली वहां से क्या बातचीत से या उनकी बॉडी लैंग्वेज से, मैं तो नहीं जानता उन्हें, ना मैं कभी मिला हूँ, सच्ची बात है, ना मुझे उनका पता है कि वो क्या, जो सुनी सुनाई बातें मैं उससे एक एसेस किया है मैंने अपनी एक एनालाइज कि वो जहाँ तक है वो फोकस्ड आदमी है। उनका ख्याल है कि ये सियासत, वो कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि सियासत फेल हो चुकी है तकरीबन, जो मैं समझा उनकी बातचीत से, कि भाई ये जुमला भी अगर उन्होंने कहा है बिजनेसमैन के सामने कि भाई जो एक आदमी कर सकता है बाकी क्यों नहीं कर सकते, तो इसका मतलब बाकी फेल हो गए ना, बाकी फेल हो गए। और ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस मुल्क को ठीक करना है तो दो ही आदमी कर सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी हो उस वक्त, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भी हो, मुझे शख्सियत से ताल्लुक नहीं, मैं तो पोजीशन की बात कर रहा हूँ, यही दो कर सकते हैं, बाकी से अब मुझे कोई उम्मीद नहीं रही, क्योंकि पावर का सेंटर यही दो रह गए, इसी पे सारे झगड़े होते रहते हैं, इसी पे सारे। तो ये दो हजरात सिंसियर हो के अगर सो मोटो ले लें, आईपीपी पे भी और इस पे भी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे भी और बाकी चीज़ों। अब मिसाल के तौर पे हमारा कोई सियासतदान या बिजनेसमैन जाके यूएई में कहे कि आप हमें $10 बिलियन दे दें, तो वो कहेंगे 22 तो आपने हमारे यहाँ लगाया, आप अपने उसमें से 10 ले जाए ना। बाद में हमसे कहिएगा जब आप 22 के 22 पूरे अपने मुल्क में लगा लें तो हमसे भी 10 ले लीजिएगा। सही है। तो आप अपने 22 तो मेरे पास लगा रहे हो, मुझसे कह रहे हैं मैं आप क्या लगा लूं। सही है। मतलब ये चीज कोई नहीं बताता चीफ साहब, मतलब दुबई की जो लिस्ट आई थी पाकिस्तानियों की आपके नॉलेज में हो, होपफुली उनके नॉलेज में हो, अगर है उनके नॉलेज में। और बिजनेसमैन ने बताया कि ये मैंने नहीं डिस्क्लोज किया, ये दुबई लीक्स, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये मेरी कोई इसमें कारनामा नहीं है कि मैं ये आईपीपीज जो कहती हैं, एक धमकी भी है कि जनाब इंटरनेशनल नहीं है। मैं आपको 10 दफा समझा चुका हूं, आपके प्रोग्राम में नहीं है ये, मतलब बातें हो रही है जनाब, आलमी सालिसी अदालत में लेकर चले जाएंगे, उधर भी फंसेंगे, मतलब ये सिर्फ गीदड़ भपकियां। सर सारी गीदड़ भपकियां हैं। इस आप मुझे बताएं, अगर वो इंटरनेशनल अदालत में तो चैलेंज कर देना, हम क्यों बोल रहे हैं, फिर वॉलंटरी क्यों कर रहे हैं? तो हम क्यों नहीं कर देते चैलेंज? अगर ऐसा कोई मसला तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं, हम तो नहीं जाएंगे ना, हम तो मदई, हमारा तो मसला अपना मुल्क है ना। इंटरनेशनल अदालत कहे कि आप अपने यहाँ बुला के क्यों नहीं ठीक करते? ये तो गवर्नमेंट क्यों कैसे जा सकती है? मेरे तो इख्तियार में है यार, मेरे से एग्रीमेंट हुआ है। ये G2B एग्रीमेंट है, G2G नहीं है जो स्टेट सीक्रेट हो, गवर्नमेंट टू बिजनेस। मैं प्राइवेट आदमी हूँ, मेरे पास तो कॉपी होगी ना जिसका आईपीपी, तो मैं, इसका मतलब है स्टेट सीक्रेट का ओनर हूँ, आईपीपी का ओनर हूँ। तो आप इसको समझने की तो कोशिश करें ना भाई। मैं कहता हूं कि हम बढ़ा देंगे उनका रेंट, जब वो खोल दें, हम उनका दिखा दें, हम उनका कीमत बढ़ा देंगे। अच्छा चले, दिखाने में क्या तो ये मुझे बताइए, ऐसे ये ब्यूरोक्रेसी ने बनाए होंगे ना सर? नहीं, ये नहीं। फिर किसने बनाए? हमारी सर ब्यूरोक्रेसी कभी भी ऐसी चीज़ में अपनी टांग नहीं अड़ाती। ब्यूरोक्रेसी मशवरा देती है, उस ज़माने का जो भी बंदा होगा, जिस वो दौर में, ये एक दौर के नहीं है। मिनिस्टर लेवल की बात करें, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे होते हैं ये सारे। अच्छा ये प्राइम मिनिस्टर की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं, उस वक्त के कॉमन, उस वक्त के जो भी मिनिस्टर होता है वो उस पर अमल करता है, वो उससे सवाल जवाब करना। तो इतना मुश्किल थोड़ी है, एरा निकाल के देखें कौन कौन से एरा जो पीपल्स पार्टी के, मैं बता देता हूँ। देखिए 1994 से शुरू हुआ, 92 से कहानी शुरू हुई, कॉन्सेप्ट आया, 1994 से हबको से शुरू हुआ, और 99 में भी हुए,
82 में भी हुए। असल मसला तो 2015 वाले में आया ना सर। अब 2013 में हुए नहीं, अब असल मसला 2013 में आया, क्योंकि 2013 का इलेक्शन जीता गया कि बिजली बेतहाशा बनाई जाएगी। ओके तो ओके 13 से 18 तक दबा के बिजली बनाई गई। ठीक है, अच्छा, पाकिस्तान इतनी बना दी कि डबल ट्रिपल हो गई। 13 से 18। अब ये जिसका भी दौर है मुझे नहीं पता। 18 के बाद उसको उस नाजायज बच्चे को एक सेकंड 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी है। 2000 उस दौरान इतने नहीं लगे, फिर नून लीग का दौर। ठीक है जी, उसके बाद लगे। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन ही इस बात पे हारा कि हमने, सही है, बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी, आप सब लोग चिल्लाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर 2013 से 18 तक ये हुआ। उसके बाद 18 के बाद जो हुकूमत आई वो इतनी नाइफ थी या जान के थी मुझे नहीं पता, उसने इन सारे नाजायज़ बच्चों को जायज़ कर दिया, और इतना अच्छा जायज़ किया कि दबा के पैसे बनाए उन्होंने आज तक ना। पीटीआई पिछले 5 साल में 18 से लेके अब तक 63 बिलियन या पता नहीं कितने, 63 बिलियन ही की फिगर है, सिर्फ 8 आईपीपी को मिले। 63 अरब रुपए, गलत या सही मुझे नहीं पता, लेकिन इतने हो नहीं सकते ना कि साहब। आईपीपी लगता कितने का है? हाँ। इस वक्त की तारीख में एक आईपीपी आप जो लगेगा वो मैक्सिमम जिस तरह के लगे हुए हैं हमारे पास 800-900 मिलियन डॉलर के लगेंगे या 1 बिलियन डॉलर का। आप सिर्फ उनके 2-3 साल का वो देख लें मुनाफा या पेमेंट देख लें, वो उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न ले चुके हैं। कुछ तो 25-25 साल पुराने हैं जो अच्छा, और वो चल भी नहीं रहे, उनसे कभी डिमांड भी नहीं की जाती। यानी एक आईपीपी है, मुझे इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है कि जब वापडा या एनटीडीसी डिमांड करेगी कि आप प्लांट चलाएं तो 24 घंटे में प्लांट ऑन होके फुल लोड पे आ जाएगा, बल्कि इससे भी कम है, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है इसलिए मैं गलत बयान ही नहीं कर सकता। जो उसको खोल लिया जाए पता चल जाएगा इतने घंटे, लेकिन ये क्लॉज मौजूद है कि इतनी देर में आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। सर हमें तो ये बताया जा रहा है कि जनाब ये असल मसला जो है वो चाइनीज आईपीपी। सर चाइनीज तो अब आए हैं, और चाइनीज तो अभी थोड़े दिन पहले $16 अरब डॉलर की उनकी इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले जो सर्कुलर डेट पैदा हुआ वो 2013 में हुआ, जो 480 बिलियन का सर्कुलर डेट बगैर किसी की इजाजत के इलीगली पे किया गया। आप ये तारीख नोट कर लें। 13 में नोट कर लें सर, सिंगल स्ट्रोक से जो भी आप 13 में 2013, हाँ ठीक है 2013, और 14 या 15 को ये पे कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 2013 में। उसके बाद से ये कहानी शुरू हुई, लोगों के लग गया मुंह को खून। उससे पहले खून नहीं था गड़बड़ थी। मुझे याद है वो ब्लैंक चेक था ना, एक छोड़े ना, स्ट्रोक से हुआ। मुझे कहने का मकसद सिर्फ ये कि उससे पहले शेर के मुंह को खून, इंसानी खून नहीं लगा था, बाकी भेड़िए का लगा हुआ था, वो खा पी रहा था, थोड़ा सा लगा हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये लग गया असली खून, तो वो तो चूसना शुरू हो गए, सब हो गए। अब ये 13 से लेके आज आ गया 24, 10-11 साल हो गए, इसमें बहुत चूसा गया, जिसकी वजह से ट्रिलियंस का शेयर। जब 480 का था मैंने कहा ये मत करो, मैंने कह के रिज़ाइन किया अपनी जगह से, और मैंने कहा ये मत करो वरना कल को चीखे मारोगे। और एग्जैक्टली सब चीखे मार रहे हैं, मैं तो नहीं मार रहा, सभी मार रहे हैं, मैं भी मार रहा हूँ, उसमें ज़ाहिर है मेरा भी बिल वैसे ही आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा मार रहा है जिसका बिल 200 यूनिट से भी कम आता है, और उसका बिल 11,012। 200 यूनिट का बिल जो है सबसे ज़्यादा आता है। आपको ये पता है? पर यूनिट आपने कभी डिवाइड करके देखिएगा, जिसका 200 से कम होगा उसका 67 रुपीज़ होगा, और जिसका 2000 से ज़्यादा होगा उसका पर यूनिट 52 रुपये होगा। टैक्स समीत की बात कर रहा हूँ, ये एक हैरत अंगेज बात है। ये आप बिल निकाल के खुद डिवाइड करके देख लीजिएगा, इस वक्त कितना टाइम सब रो रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि ये जो चीज़ है ना, ये उस वक्त 480 का अगर ना पे करते हो, उससे ऑडिट करा लेते हो, हीट रेट जो चीज़ें थी, हमने कहा था पे कर दें, लेकिन इसकी ये 6-7 ऑडिट करा लें। उस वक्त मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट भी थे, क्योंकि मैं था खुद पावर मिनिस्ट्री में था, तो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने कहा इस पर ये करा लिया जाए, तो फिर उसके बाद पे कर दीजिए, जो भी किसी का बनता है। हक तो नहीं मार सकते ना आप, कॉन्ट्रैक्ट है, आप दे दिए। नहीं कराया गया, एक स्ट्रोक ऑफ पेन से दे दिया गया, जिसमें से मेरे हिसाब से उस वक्त 280 बिलियन ज़्यादा दिया गया। 200 बिलियन देना था, उस वक्त 62 रुपए का था। और कहा यह गया कि इनको हम इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन में हमें सपोर्ट किया। समझ आ गई? अब ये इसलिए मैं कहता हूँ ये सियासी ATMs हैं जो आज तक चले। अब ये 11 के बाद आज तक 11 साल से ये ATM चल रहे हैं।
अब एटीएम में पैसा कभी तो ख़त्म होगा ना, तो अब एटीएम पे लोगों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए पैसे निकालने। तो अब लोगों को डर हुआ कि यार वॉलंटरली पैसे दे दो बगैर, इससे पहले कि एटीएम मशीन उखाड़ के ले जाए। तो भाई वॉलंटरली आपको देने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ और बढ़ा लो। चले देखते हैं मामला आगे कहाँ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वजाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, शरीक रहे। आई होप कि मैंने कुछ चीज़ वैल्यू ऐड की होगी कॉम की। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें शायद उस तरह से नहीं मालूम थी, लेकिन अब देखें उसका जरा पोस्टमार्टम आप अगली दफा करेंगे तो मैं और खुल के बता दूंगा। श्योर। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर कैसर वहीद हमारे साथ मौजूद होंगे और हम बात करेंगे पाकिस्तान में मुनक़िद जो 7वीं फार्मा समिट हुई है उस हवाले से पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर के ऊपर नज़र डालेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है, हमारी अद्वियासाज जो कंपनियाँ हैं, उनके फ़रोग़ के हवाले से, उनकी बरामदात में इजाफे के हवाले से 7th फार्मा समिट का इनेकाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पर जोर दिया गया और साथ ही साथ AI टेक्नोलॉजी है जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इसमें इसकी इफ़ादियत के ऊपर इन रिलेशन विद फार्मा सेक्टर जो है वो बात की गई। इस तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान की अगर हम ग्लोबल बात करें, जो फार्मा एक एक्सपोर्ट्स हैं उनका जो क्वांटम है 1.6 ट्रिलियन डॉलर का है, 1600 अरब डॉलर का। और पाकिस्तान में इस वक्त पोटेंशियल तो है बेशक, लेकिन हम अपनी जो फार्मा की हमारी बरामदात हैं अद्वियात की, वो तकरीबन 30 करोड़ डॉलर, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हर हालत में बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस सोच के साथ भी हम ये देख रहे हैं कि जनाब हमारा एक खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है कि जिसने पाकिस्तान की फार्मा एक्सपोर्ट के ऊपर अफगानिस्तान के लिए जो एक्सपोर्ट होती है, विच इज़ लाइक 30% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो अफगानिस्तान में फार्मा की हैं, तो वो उसके ऊपर 2% ड्यूटी या सेस लगा दिया है। इसके ऊपर काफ़ी कंसर्न शो किया है पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने। इसी हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर कैसर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये 7th फार्मा समिट जो है वो किस हद तक कामयाब रहा और क्या इसमें एक नए अज़ाइम का जो है वो इआदा किया गया? देखिए, सबसे पहले तो शुक्रिया आज टीवी का कि इस मौजू पर दावत दी। पाकिस्तान की फार्मा समिट ये 7वीं फार्मा समिट थी। इसमें अवार्ड भी दिए गए बेस्ट एक्सपोर्टर को और ये इस्लामाबाद में हुई। इसमें तकरीबन सैनिक के चेयरमैन भी आए थे, कॉमर्स मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर हजरात आए थे और दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स को, 4 एक्सपर्ट्स को हमने बुलाया था। डॉक्टर महमूद खान, डैनिस हेल, बिनार और डॉक्टर समी, इन सबको हमने बुलाया था कि पाकिस्तान में जो दुनिया भर में नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, मशीन लर्निंग के हवाले से, AI है, इनका इस्तेमाल, रोबोटिक्स का इस्तेमाल, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जिसके बारे में उन तमाम एक्सपर्ट ने गुफ्तगू की और बहुत कामयाब ये प्रोग्राम रहा। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा, एक और टॉपिक जो आपने अभी डिस्कस किया कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है, वहाँ से जो, या पाकिस्तान से जो अद्वियात हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, हमारे बरादर मुल्क अफगानिस्तान जो अद्वियात जाती हैं, उसके ऊपर 2% सेस लगा दिया गया। बुनियादी तौर पे जितनी भी चीज़ें अफगानिस्तान जाती हैं जिसमें अद्वियात भी शामिल हैं, उसके ऊपर सेस लगाया गया। इससे काफ़ी एप्रीहेंशन है हमारे दवासाज इदारों में कि अगर ये सेस लगा दिया गया तो इससे एक्सपोर्ट पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम जो अफगानिस्तान दवाएं भेजते हैं वो कोई इतना नहीं होती महंगी कि हम उनके ऊपर ये अखराजात डालें, और इससे काफ़ी प्रॉब्लम होगा। जैसे पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क भी बड़ा एग्रेसिवली अफगानिस्तान माल भेजने में इंटरेस्टेड है, अद्वियात भेजने में इंटरेस्टेड है। इससे पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा है। तो हम इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर तिजारत से भी हमारी गुफ्तगू हुई और जितने हल्ब इक़्तिदार हैं हमारी उनसे गुफ्तगू चल रही है कि भाई इस तरह KPK के जो वज़ीर आला साहब हैं उनको इस बारे में अवेयर किया जाए कि ये टेस्ट जो है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा पाकिस्तान की
अच्छा, इस हवाले से डॉक्टर साहब, इस हवाले से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी इस चीज़ को काफ़ी नोट किया, उन्होंने इसके ऊपर अपनी अप्रीहेंशंस का इजहार किया और उन्होंने एक लेटर भी लिखा और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि जनाब इस मामले को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेकर जाया जाए और वहाँ पर सूबों को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो आइंदा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर किसी भी उसमें स्पेसिफिक टैक्स विच इज सेस जो है वो नाफिज ना करें। तो ये थोड़ी सी आपके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी आपकी आवाज में आवाज बढ़ाई है। देखिए, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस तरह के जो टैक्स लगाए जाते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, खासतौर पर दुनिया रिलीफ देती है, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करता है रादर देन उनके ऊपर किसी चीज़ की कतरन लगाएं। ये हमारी समझ से बालतर है कि एक सूबे ने इस तरह की कोई चीज़ की है, यकीनन उनको बेहतर एडवाइस नहीं दी वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने, जिसके ऊपर ये हुआ। हम उनको बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो फैसिलिटेशन करें, रादर देन आप ये कर रहे हैं किसी किस्म का टैक्स लगा रहे हैं, कतरन लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट रोकेंगे तो इसका पाकिस्तान को नुकसान। जैसे आप ये देख रहे हैं कि अभी हाल ही में हमें IMF ने एक रिलीफ दी है, पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिली है कि हमारा जो लोन प्रोग्राम है वो एक्सेप्ट किया। अगर ये हमें लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने अपनी फार्मा समिट नहीं, लेकिन सर बात तो ये है ना, चीजें थोड़ी सी सियासी हो जाती हैं। KPK गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपने तहफुजात का भी इजहार किया, IMF से जो आपका लोन सेंक्शन हुआ। बात सियासी में नहीं करना चाह रहा आपके साथ, लेकिन बात ये है कि KP गवर्नमेंट जो है वो इन लाइन विद जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शायद नहीं चल रही है इन मामलात में शायद। फिर देखिए, मैं एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए बिजनेसमैन, हम सियासत से जरा दूर रहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमें हर सूबे में काम करना होता है। पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं हम, पाकिस्तान में डॉलर लाना चाह रहे हैं ताकि ये IMF का जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो वंस फॉर ऑल। जैसे हमने अपनी कॉन्फ्रेंस में जो समिट हुई इस्लामाबाद में, उसमें भी हमने ये हाईलाइट किया कि हम विद इन 3 ईयर्स 3 से 5 बिलियन डॉलर तक की एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर हमें हैंड होल्डिंग की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, हर किस्म की, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत, हैंड होल्डिंग की जाए, हमें तस्लीम किया जाए कि हम इस शोबे को इतनी तरक्की दें कि पाकिस्तान को आइंदा किसी भी इंटरनेशनल लैंडिंग अथॉरिटी से, लैंडिंग बैंक जो है जो कर्ज लेते हैं पाकिस्तान, उससे जान छूट जाए पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम को इसका फायदा पहुंचे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, अद्वियात हैं, इंसानी जानें बचाने के लिए काम आती हैं, वो हमारे पड़ोसी मुल्क है, ब्रदर मुल्क है। अगर इस तरह के हम सेस लगा के हम क्या अफगानिस्तान अद्वियात भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये हमें समझाना पड़ेगा वहाँ की हुकूमत को। ओके, अच्छा अब ये बताइएगा कि प्राइस डीरेगुलेशन के बाद कितना पॉजिटिव रहा, इंपैक्ट कितना अच्छा पड़ा आपकी इस इंडस्ट्री के ऊपर सर? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको पता है, पाकिस्तान केरी को पता है, आम आदमी को पता है कि अद्वियात काफ़ी शॉर्ट हो गई थी काफ़ी, और इसका नुकसान ये हो रहा था कि जाली दवाएं मिलने का खतरा बढ़ गया था, ब्लैक में होना शुरू हो गई थी अद्वियात। लेकिन जैसे भी कंट्रोल होनी है, इससे अद्वियात में अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। अच्छा, जब भी कोई दवा मिलती है बाजार में, आमतौर पर आम आदमी को मिलती है, शहर के मुल्क के हर कोने में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जाती है, तो इससे आम आदमी जो मरीज है उसको फायदा पहुंचता है और उसका जो मर्ज है, जिस मसले के लिए वो दवा खा रहा होता है या ले रहा होता है, उससे उसको रिलीफ मिलता है, उस बीमारी से रिलीफ मिलता है। तो ये एक ऐसा इकदाम था उस गवर्नमेंट का जिन्होंने ये डी कंट्रोल किया दिया। अच्छा, 2 तरह के हैं, एक एसेंशियल मेडिसिन है और एक नॉन एसेंशियल मेडिसिन है। उसके ऊपर नॉन एसेंशियल मेडिसिन को डी कंट्रोल किया गया और एसेंशियल मेडिसिन अभी तक वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। इसके साथ जो वफाकी हुकूमत ने की कि जो नॉन ड्रग है या न्यूट्रास्यूटिकल जिनको हम कहते हैं, या नॉन ड्रग है, नॉन न्यूट्रास्यूटिकल है, वो भी इंसानी जान के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, जैसे वाइटामिन वगैरह हैं, कुछ चीज़ें और हैं, वो बड़ा ज़रूरी होती है, सप्लीमेंट दिए जाते हैं मरीज को अद्वियात के साथ। उसके ऊपर 18% का सेल टैक्स लगा दिया गया और ड्यूटी लगा दी गई। इससे अद्वियात जो नॉन ड्रग है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन कहलाते हैं हम, उनके ऊपर टैक्स ने काफ़ी अवाम को वो महंगी दवाएं मिलेंगी, जिससे उनको दवा लेने में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो महंगी मिलेगी, तो इससे वो दवा खाएंगे नहीं, जिसके लिए उनकी जैसे विटामिन है बड़े ज़रूरी है, एंटीबायोटिक के साथ विटामिन दिए जाते हैं। अब अगर वो महंगे हो जाएंगे तो मरीज वो आधा इलाज करेगा, आधा नहीं करेगा, जिससे उसे बीमारी में
अफाका चलिए नहीं सर, होगा, ये इजाफा ये होगा। तो वो मामलात हैं कि जो हुकूमत ने देखने हैं, जो फैसिलिटेट करना है आप लोगों को, जो आपके बुनियादी मुतालबात हैं। लेकिन बात ये है कि इस सेक्टर में पाकिस्तान के अंदर जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती पाकिस्तान में, फार्मास्यूटिकल में। इन जनरल तो हम और सेक्टर्स में भी बात करें, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर बात करूँ मैं फार्मा इंडस्ट्री की, तो यहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, कैसर साहब? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें दुख के साथ कहनी पड़ती हैं कि जब 1976 के ड्रग एक्ट में रिसर्च R&D फंड के तौर पे 1% हर जो दवासाज इदारा गवर्नमेंट को देता है, 1% ऑफ देयर प्रॉफिट, वो जमा होता रहा। अरबों रुपए सरकार के पास जमा है, जिसके एक पाई, एक पैसा, एक रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे नहीं लगाया। इस पर हम बार बार तवज्जो दिला रहे हैं वफाकी हुकूमत को कि ये एक नाजायज तरीके से पैसा हमसे लिया जा रहा है जो किसी मकसद में नहीं आ रहा। और तो आज उसका क्वांटम कितना हो गया सर? उस रिसीवेबल का क्वांटम कितना हो गया होगा आज? तो एक अंदाजा है कि जब से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, इसके ऊपर हमारा एक अंदाजा है 7 से 8 अरब रुपया उनके पास जमा हो गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में वो अरबों रुपए जमा था जब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से पहले। तो एक क्वांटम हमें लग रहा है कि 20 से 25 अरब रुपया अब तक गवर्नमेंट लेके चुकी है दवासाजदारों से, जो रिसर्च और डेवलपमेंट के फंड के तौर पे इस्तेमाल होना था। देखिए, पाकिस्तान में कैंसर के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रही, जिनोमिक्स पे कोई रिसर्च नहीं हो रही, बायोसिमिलर्स पे कोई रिसर्च नहीं हो रही, जो कि आज दुनिया भर में आम तौर पे मरीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है। और डिजीज स्पेसिफिक मेडिसिन का दौर आ चुका है, वो हम बना नहीं पा रहे, उसके ऊपर R&D नहीं हो रही, और इसका फंड एक गवर्नमेंट लेके बैठी हुई है, और इस मौजूद पर वो बात करना पसंद ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये एक तरह से हम तबासात इदारों से टैक्स ले रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर वहीद हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन मौजू और बात सारी इस नए एरा के अंदर हैं जहां जदीद टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उस सेक्टर के अंदर आ रही है, तो पाकिस्तान में भी इसको आना चाहिए, लेकिन उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और उस R&D के लिए जो हुकूमत के पास इस वक्त पैसे हैं, जो इन कंपनी से 1% ऑफ दियर प्रॉफिट या इनकम जो लिया गया, वही क्वांटम तकरीबन 20 से 25 अरब का है, हुकूमत उसे फौरी तौर पर रिलीज करे ताकि ये रकम वहां पर लगाई जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।